नमस्कार छात्रों, 9वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, बचपन से ही हम चंदा मामा की ओर आकर्षित होते हैं। चंदा मामा का नाम सुनते ही हमें अपनापन लगता है, क्योंकि बचपन में ही दादी माँ ने अनेक कहानियाँ सुनाई थी, गीत सुनाए थे। चंदा मामा हमें घी रोटी लेकर देता है, ऐसा ही कहा था, और इसी कारण से ही शायद यही सब लोग उस चांद पर गए होंगे। पूर्णिमा के रात में तो चांद के साथ तारे, चांदनियाँ भी चमक उठती है। सारा वातावरण प्रफुल्लित, आह्लाददायक होता है। चांदनी रात का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मन लुभाने वाला होता है। इसी कारण तो अनेक कवियों ने इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर काव्य लिखे हैं। उनमें से सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए हम लोक भारती हिंदी पाठ्यपुस्तक में से पहली कविता देखेंगे। उसका नाम है चांदनी रात। चांदनी रात, इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। वे बचपन से ही काव्य लेखन करना पसंद करते थे। उन्होंने देश प्रेम तथा समाज सुधार के बारे में अनेक रचनाएं की हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनके अधिकतर काव्यों में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं का ही दर्शन होता है। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक संबंध में अनेक रचनाएं की हैं। साकेत यह महाकाव्य हिंदी साहित्य जगत को उपहार के रूप में दिया है। उन्होंने खड़ी बोली के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। खड़ी बोली के वे एक प्रेरक कहलाते हैं। चलिए हम कविता की ओर चलते हैं। यह काव्यांश पंचवटी खंड काव्य में से लिया है। जब प्रभु रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण 14 साल के लिए वनवास के लिए निकलते हैं। रास्ते में नासिक के पास एक जंगल में रुकते हैं। वहाँ लक्ष्मण पूर्णिमा के रात में अपने भैया भाभी की रक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं, और उस पूर्णिमा के रात के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इस चांदनी रात काव्य में किया हुआ है। बहुत ही बड़ा मनोहारी वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया है। चलिए छात्र, हम काव्य पंक्ति की ओर चलते हैं। हम काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से। मानो झूम रहे तरुबी, मानो झूम रहे तरुबी मंद पवन के झोंकों से। छात्रों, इस काव्य पंक्तियों में आए हुए नए शब्दों का अर्थ इस तरह है। चारू, चारू का मतलब सुंदर, चंचल, नटखट, अवनी, धरती, अंबर का मतलब है आकाश, आसमान, पुलक यानी प्रसन्नता, हरित तृण हरे भरे घास, नोक यानी घास के ऊपर के सिरे का भाग, तरु यानी पेड़ या वृक्ष। यह इस काव्यांश में आए हुए नए शब्द हैं। तो हम देखेंगे इस काव्यांश का अर्थ। पूर्णिमा की रात है, आकाश में चांद उग उठा है, चारों ओर चंदा का प्रकाश फैला हुआ है, धरती प्रसन्न होती है, धरती पर हरे भरे घास डोल रहे, मंद पवन के झोंकों से पेड़ भी झूम उठे हैं। ऐसा दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है कि चारू चंद्र यानी सुंदर चंद्रमा आकाश में शोभायमान दिखाई देता है। चांद की किरणें नटखट क्रीड़ाएं कर रहे हैं, यानी कि जल थल में खेल रहे हैं, ऐसा ही कवि को लगता है। और इस चंदा मामा का
या चांद का स्वच्छ प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, जैसे कि धरती से लेकर आसमान तक, यानी अवनी से लेकर अंबर तक। अवनी का मतलब है धरती, हमने देखा है, और अंबर का मतलब है आसमान। और पूरी नभमंडल पर इस चंद्र का प्रकाश फैला हुआ है और सारा वातावरण आह्लाददायक और शीतल बन चुका है। ऐसे ही शीतल चांद के प्रकाश के स्पर्श से यह धरती भी बहुत प्रसन्न हो चुकी है और अपनी ही प्रसन्नता ये धरती वो व्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है। कैसे? तो हरित तृणों के नोकों से। हरित तृण यानी हरे भरे घास जो होते हैं, उस हरे भरे घास के नोकों के द्वारा अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और ऐसे आह्लाददायक वातावरण में भी पेड़ कमी नहीं है, पेड़ भी आनंद से झूम रहे हैं, जैसे कि अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। मंद पवन की झोंकों से, यानी कि हवा मंद ऐसी लहरा रही है और हवा के मंद ऐसे लहरों से ये पेड़ भी डोल रहे हैं, झूम उठे हैं और चारों ओर आनंद ही आनंद है। कविता की अगली पंक्तियां इस तरह है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। छात्रों, इस काव्य पंक्तियों में आए हुए जो नए शब्द है उसका अर्थ मैं बताती हूँ। देखिए, निस्तब्ध शांत, निशा रात्र, स्वच्छंद मन जैसा चाहे वैसा कार्य करना, गंध यानी सुगंध खुशबू, निरानंद आनंद विरहित, नियति कुदरत भाग्य होनी, और कार्यकलाप या क्रियाकलाप का अर्थ है गतिविधियाँ। छात्र, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह है। चंद्रमा का प्रकाश आकाश में फैला हुआ है, पूर्णिमा की रात है, चारों ओर शांतता फैली हुई है और यह दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कि यह आकाश में यह निर्मल चांदनी इस तरह फैली है। निशा इतनी स्तब्ध शांत है, कहीं से भी कोई भी स्वर या आवाज नहीं आती है, लेकिन फिर भी इस चांदनी रात में यह फूलों की धीमी धीमी सुगंध मंद गति से सारा वातावरण वह सुगंधित कर रहे हैं। चांदनी रात का वातावरण आह्लाददायक है, आनंद से भरा हुआ है। तभी कवि के मन में विचार आता है कि ऐसे आनंद भरे वातावरण में कोई भी दुखी नहीं होगा। वे कहते हैं निरानंद है कौन दिशा, यानी यह चारों दिशाएं जो है वो चारों दिशाओं में भी आनंद ही आनंद है। मुझे नहीं लगता है कि कौन सी भी ऐसी दिशा होगी कि जहाँ आनंद नहीं होगा। सारी दुनिया सो गई है, रात का समय है, हमें लगता है कि सब बंद हुआ होगा, लेकिन नहीं, कोई बंद नहीं होगा। कुदरत की गतिविधियाँ अभी भी चालू है, हमेशा निरंतर चलती रहती है। कुदरत की कार्यकलाप हमेशा चलते रहते हैं। वे कैसे? एकांत भाव से, एकदम शांत और चुपचाप। छात्रों, आगे की काव्य पंक्तियाँ इस तरह है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शान तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इस काव्य पंक्तियों में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ इस तरह है। वसुंधरा यानी पृथ्वी, बटोर लेना इकट्ठा करना, रवि यानी सूरज, विरामदायिनी विराम देने वाली, संध्या का मतलब है सांझ, शाम यानी काले रंग का काला, तनु यानी शरीर, छलकाना
यानी कि दिखाना या प्रकट करना। छात्रों, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह है। यहाँ पर कवि ने चांद तारों की तुलना मोती से की हुई। जब रात का समय होता है तो आकाश में चांद तारे चमकने लगते हैं, तो हम भी उसे देखकर कहते हैं कि क्या यह शुभ्र चांदनी है, मोती जैसे चांदनियाँ फैल रही है, ऐसा ही कहते हैं। तो उसे देखकर कवि के मन में भी ऐसा ही विचार आता है। वह कहता है कि यह पृथ्वी आकाश में चांद तारों के द्वारा मोती बिखेर रही है, क्योंकि मोतियों की जैसे चांद तारा दिखाई देता है, इसीलिए मोती बिखेर देती है। और सूरज जब उगता है, सवेरा होता है तो सूरज उगता है, और सूरज के तीव्र प्रकाश के कारण हमें आकाश में चांद तारे दिखाई नहीं देते, कहीं लुप्त हो जाते हैं। और यह दृश्य देखकर कवि के मन में विचार आते हैं कि यह रवि यानी सूरज वो सारे वसुंधरा ने यानी पृथ्वी ने दिए हुए बिखरे हुए सारे मोती वह बटोर कर अपने पास रख रहा है। और सुबह होता है तो यह सूरज क्या करता है, सारे बटोर लिए हुए मोती विरामदायिनी यानी विराम देने वाली जो संध्या यानी सांझ का वक्त है, सांझ का समय है, और इस संध्या को दे जाता है। संध्या को देते समय उसे ऐसा लगता है, ऐसा याद दिलाता है कि तुम इसे पहनकर, इस मोतियों को पहनकर अपने तनु पर चढ़ाकर उसे फिर से नया रूप दे दे। इसी तरह से कवि इसका वर्णन करता है। इस काव्य पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन किया है। काव्य पंक्तियां इस तरह है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस काव्य पंक्तियों में आए हुए नए शब्द और उसके अर्थ इस तरह हैं। पंचवटी यानी 5 पवित्र वृक्षों का वन, पर्णकुटीर यानी पत्तों से बनी हुई सुंदर झोपड़ी, सम्मुख यानी सामने, शिला यानी बड़ा सा पत्थर, धीरवीर यानी धीरज रखने वाला वीर योद्धा, निर्भीक का अर्थ है निडर या निर्भय, धनुर्धर का अर्थ है तीरंदाज, भुवन यानी दुनिया जग, कुसुमायुध कामदेव, दृष्टिगत यानी दिखाई देना। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह है कि पंचवटी में, पंचवटी का अर्थ है 5 पवित्र वृक्षों का वन, और ऐसे वन में प्रभु रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण रुके हुए हैं, और वहाँ उसके पत्तों से बहुत ही सुंदर एक झोपड़ी बना दी है। उस झोपड़ी के सामने लक्ष्मण वह एक बड़े से पत्थर पर ऐसे ही बैठा हुआ है, वह कड़ा पहरा दे रहा है। वो कैसे बैठा है, तो धीर वीर यानी धीरज रखने वाला एक योद्धा की तरह निर्भीक मना, निर्भीक बनकर, निर्भीक मन से, निर्भीक यानी निडर निर्भय मन से, जो किसी को डरता नहीं, ऐसे ही निर्भीक मन से वहाँ पर बैठा हुआ है। और तभी सारा जहाँ सो गया है, सारी दुनिया सोई है, जग सोया हुआ है, और तभी कोई तो कहता है कि कौन जाग रहा है। जागना यहाँ पर अर्थ होता है कि सजग रहना। कौन जाग रहा है, यह धनुर्धर, यह तीरंदाज, यह धनुर्धर कौन जाग रहा है, क्यों जाग रहा है। सारी धरती, सारी दुनिया सो गई है, कैसे जाग रहा है, तो यह भोगी जैसा, भोगी कुसुमायुध
यानी भोगी कामदेव की तरह योगी बनकर वह जाग रहा है, ऐसा ही दिखाई देता है। ये इसीलिए सच जगह है क्योंकि पंचवटी वन है, ऐसे वन में हिंसक प्राणी भी आ सकते हैं और उससे बचाने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए उस वन में यह लक्ष्मण वह जागता रहा है, सजग है, ऐसे ही कवि ने यहाँ पर कहा हुआ है। छात्रों, इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात के यानी पंचवटी के रात्रि रूपी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और अंत के कुछ पंक्तियों से लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं बताई। लक्ष्मण जब अपने भैया भाभी की रक्षा करता है तो जैसे धीर वीर बनकर, योद्धा बनकर वह सजग रहता है, यही यहाँ पर बताया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर चरित्र की ओर कवि चलता है। इस तरह हमने इस काव्य पंक्तियों का पंचवटी के इस छोटे से काव्यांश का अध्ययन किया है। सांगली शिक्षण संस्थेच्या नावाने असलेल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या शेजारी असणारी बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे पुढील नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील।